वो बीमारी ह्यूमंस में होती है तो बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। यस, अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट जिसमें पहले हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़े, फिर हमने एप्लीकेशंस के बारे में जाना। लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे थे, है ना। मैंने आपको ट्रांसजेनिक माइस के बारे में बताया, ये भी बताया कि और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं ट्रांसजेनिक, जैसे कि एंडी मंकी भी बताया था, रोजी काऊ का भी हल्का सा जिक्र किया था, आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जीनोम जो है हमने मॉडिफाई करा, जो कि कहलाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि शीप, पिग्स, मंकीज, माइस, लॉट मेनी एनिमल्स। लेकिन ज्यादातर 95% 95% एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं वो चूहे पे ही हुए हैं, माइस पे ही हुए हैं। ठीक है जी, चलो। सो आज हम ये जानेंगे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो हम बनाते हैं, बिकॉज अगर आप जनरलाइज वे में ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो भाई वो तो प्लांट्स पे भी अप्लाई होगा, वो तो बैक्टीरिया पे भी अप्लाई हो जाएगा। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे थे, है ना, स्पेसिफिकली अगर हमें कहना हो। सो आज के सेशन में हम जानेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एक्चुअल में इस्तेमाल कहां कहां हम करते हैं, कि भाई हमने अगर ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है तो फिर हमारा पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है, उससे मकसद क्या है। गॉट इट। सो कागज कलम तैयार रखिए, फिर पूरी एक्साइटमेंट और जोश भर लीजिए कि हमें आज के सेशन में बेहतरीन चीजें सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, याद रखनी है और दूसरे को भी हम समझा पाए आगे। थोड़ी सी ये आदत भी अपने में जरूर डालिए कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो उनसे जिक्र जरूर कीजिए, इस चीज का डिस्कशन जरूर कीजिए अपनी पढ़ाई का, कि आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। कुछ सवाल आप उनसे पूछा कीजिए और कुछ वो आपसे पूछेंगे। सो फिर ऐसे ही तो होता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती। चलो जी, कॉपी पेन तैयार कर लीजिएगा, नोट्स हम साथ के साथ बनाएंगे। और हमारा आज का पहला हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कहां कहां इस्तेमाल होंगे ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पिछले सेशन में एक हल्का सा आइडिया दिया था मैंने आपको इस चीज का, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। अच्छा, मुझे एग्जांपल दो। मैंने पिछले सेशन में बताई थी एग्जांपल्स आपको। ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट एक प्रोटीन का उदाहरण दिया था, डू यू रिमेंबर दैट? लैक्टोल्ब्यूमिन, राइट। एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का भी एक उदाहरण मैंने दिया था। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। केमिकल्स की सेफ्टी को चेक करने के लिए भी होता है, कि भाई कोई स्किन की क्रीम है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई बॉडी लोशन है, वो कितना सुरक्षित है ह्यूमन स्किन के लिए या नहीं, इसकी टेस्टिंग भी पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर करते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी, भाई आए दिन नई नई बीमारियों के बारे में पता चलता रहता है, जैसे कोविड के बारे में आप जानते हैं, कोरोना जिसे हम कह रहे हैं, कोरोना वायरस डिजीज, दैट स्टैंड्स फॉर COVID, कोविड। इसके लिए कोविशील्ड, कोवैक्सिन और भी कई वैक्सीन जो है बनाई गई हैं। बट डायरेक्टली तो आप इंसानों पे नहीं चेक कर सकते, समझा बात? तो वैक्सीन जब बनती हैं उनको भी पहले हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। स्टडी ऑफ डिजीजेस, किसी बीमारी के बारे में डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं और वो बीमारी ह्यूमंस में होती है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई एनिमल्स में अगर हम वो जीन डाल दें जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए कैंसर हो गया, सो हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं उस एनिमल के शरीर के अलग अलग टिश्यूज लेकर के। हम ये जानेंगे कि कैंसर कैसे स्प्रेड हो रहा है, कौन सी दवाइयां देने से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी के बारे में मेडिकल साइंस में आपने पढ़ना है, ऑलरेडी भी बहुत सारी चीजें पढ़ी जा चुकी हैं। सो फिजियोलॉजी जो है, हमारी वर्किंग मैकेनिज्म जो है शरीर का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में सारे रहस्य अभी भी नहीं खुले हैं। तो हर बार हम लिविंग ह्यूमन बॉडी पे वो चीजें स्टडी कर पाए, ये संभव नहीं हो पाता। तो हम अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करते हैं जिनमें वो ह्यूमन जीन हमने डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वहां हम ये चीज और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सो आपने हेडिंग दिया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिसमें आपने ये सब हेडिंग दे लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, केमिकल्स की सेफ्टी को चेक करने के लिए, वैक्सीन की सेफ्टी, अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ने के लिए, एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब चीजों के लिए। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिजियोलॉजी क्या हो जाता है? वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, हाउ योर बॉडी इज वर्किंग, हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग, लिवर कैसे बाइल जूस बना रहा है, गॉल ब्लैडर कैसे बाइल जूस सीक्रेट करता है, पैनक्रियास से किस प्रकार से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी हो चाहे डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर किस तरह से बदलता है, ब्लड वेसल के डायमीटर और ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है, ये सब बातें फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। डेवलपमेंट तो आप समझिए, है ना, डेवलप जब कर रहे हैं एनिमल फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस टू फीटल स्टेजेस, देन न्यूबॉर्न बेबी, नियोनेट, उसके बाद एडल्ट एंड देन एजिंग। गुड। सो इन चीजों को पढ़ने में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं, आपको नहीं हो पा रही है, बड़ा सूट बूट पहना करके हमने चूहा आपके सामने खड़ा करा है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। यू आर मोर लाइक अ माउस देन यू माइट थिंक। हमें लगता है कि भाई मैमल्स तो है हम, माइस इज अ मैमल। अच्छा, आपको पता है माउस और रैट अलग होते हैं, ठीक है जी। सो हिंदी में हम चूहा ही कह देते हैं दोनों को। माइस जो है, माउस जो थोड़ा छोटा होता है, चूहे बड़े होते हैं। ओके, तो हम ही मानते हैं कि भाई रैट्स का ग्रुप तो अलग है बिल्कुल, रोडेंट्स, रोडेंशिया आप जानते हैं, और हम क्या है, प्राइमेट्स हैं। प्राइमेटा ग्रुप जो है क्लास मेमेलिया में सबसे ऊपर है भाई। प्राइमेट्स हैव अपोजिबल थंब, प्राइमेट्स कैन रोटेट देयर फोरआर्म, प्राइमेट्स हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन। कितनी सारी विशेष बातें हैं भाई प्राइमेट्स की, जो हमें तो ये सारी बातें देखने को नहीं मिल रही। तो हम मानते हैं कि हम तो बड़े डिफरेंट है भाई उनसे। ऐसा है नहीं रियलिटी में। अगर आप जेनेटिक्स के लेवल पे देखें तो बहुत थोड़ा सा ही डीएनए का हिस्सा है जो डिफर कर रहा है, लेकिन इतना कम डिफरेंस भी हमें इतना अलग बना देता है। एनीवे, लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। सो जैसा कि लिखा है यहाँ पे, यू आर मोर लाइक अ माउस देन यू माइट थिंक। दैट मींस हम ट्रांसजेनिक माइस जब क्रिएट कर लेंगे तो हम बॉडी फिजियोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमंस की ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। अब आप देखिए, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और आपके सामने चूहे के शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, राइट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है भाई,
है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो भाई सेम चीज तो आपको चूहे में भी मिली, वहां भी तो लंग्स है, वहां भी तो एल्वियोलाई है ना। हार्ट की बात करें, जैसा हमारा हार्ट है वैसा ही रैट में भी हार्ट है, हाँ नो डाउट साइज में जरूर डिफरेंस है, जो एक छोटा एनिमल है, ह्यूमन बीइंग साइज में उससे बहुत बड़े हैं, सो हार्ट के साइज में भी डिफरेंस है, लेकिन अगर हार्ट की वर्किंग और हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो वो सेम ही है, वही दो एट्रिया, वही दो वेंट्रिकल्स, ऐसे नोड है, इंपल्स जनरेट हुआ, हार्ट बीट करता है, राइट, एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स को देते हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड आगे पंप करते हैं, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं जो है, प्रोसेसेस जो है वो सेम है। लिवर साइज में जरूर डिफरेंस है, लेकिन लिवर काम वही करता है, लिवर इज द मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, लिवर बाइल जूस बनाता है, अच्छा याद है ना, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है डाइजेशन के लिए, राइट, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं। किडनीज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है, रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ब्लड लेके आता है और रीनल वेन वहां से ब्लड ले जाती है, किडनीज लगातार यूरिन बना रही है। किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स क्या है, नेफ्रॉन्स, जो लगातार काम कर रहे हैं। तो जैसे फिजियोलॉजी किडनी की, जैसा वर्किंग मैकेनिज्म रैट में है, वैसा ही ह्यूमंस में है, सेम चीज है। ओके, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हमने पढ़े थे, जो ह्यूमंस में है वही फंक्शन रैट में भी है। यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करके रखना, ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन पास आउट होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रांसजेनिक माइस जब हमने क्रिएट करा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मान लो किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट वर्किंग मैकेनिज्म हम स्टडी करना चाहते हैं, हमें उससे रिलेटेड जीन पता है, वो हमने रैट में जो है बिगिनिंग स्टेजेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसका इफेक्ट जो है हम बेहतर तरीके से स्टडी कर पाए। चलो एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, हैव यू हर्ड ऑफ दिस आईजीएफ? क्या है जी, हाईलाइट कर देता हूं जी आपके लिए, आप भी लिखेंगे आईजीएफ, फुल फॉर्म इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन के जैसा ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ, ठीक है। इंसुलिन तो आप जानते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास बनाते हैं ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करने के लिए। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है ना। इंसुलिन कैसे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है? इंसुलिन हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, इंसुलिन मदद करेगा ग्लूकोज को कि भाई तुम सेल में एंटर कर जाओ, और सेल से कहेगा तुम इसे फटाफट इस्तेमाल कर लो। अगर इंसुलिन और ज्यादा एक्सेस में है ब्लड में, तो इंसुलिन किस में स्टोर हो जाता है? अगर ग्लूकोज ज्यादा है, राइट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में और जितना सेल्स ने यूज करना था कर लिया, तो बाकी का ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? कैन यू टेल मी द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, stored form of glucose, the correct answer is glycogen, the stored form of glucose is glycogen, glycogen liver में, muscles में mainly store होता है। every living tissue of the body is capable of storing at least some amount of glycogen, but liver, muscles, placenta, kidneys can store large amount of glycogen, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं आईजीएफ के बारे में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। नाउ सुनो, कहां से सिक्रीट हो रहे हैं ये खुद लिवर से सिक्रीट हो रहे हैं, लिवर इज सिक्रीटिंग आईजीएफ1, राइट, आईजीएफ1, आईजीएफ2 कई तरह के होते हैं, राइट। अच्छा, आपको एक बात मैंने बताई थी जब हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन बनाती है, वो हमारी बॉडी के हर सेल की ग्रोथ कराता है, लेकिन हाइट भी तो इंक्रीज कराता है ना। ग्रोथ हार्मोन जीएच जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट, लेकिन कैसे? ग्रोथ हार्मोन लिवर के ऊपर एक्ट करता है और लिवर इसके रिस्पांस में बनाता है, याद है आपको ये टर्म, सोमेटोमेडिन्स। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। सोमेटोमेडिन्स जो है दीज आर आईजीएफ1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सोमेटोमेडिन्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग योर हाइट। एक पर्टिकुलर एज के बाद लिवर सोमेटोमेडिन्स बनाना बहुत कम कर देता है, सो फिर हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। एनीवे, मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखो, ये जो आईजीएफ है ना, फुल फॉर्म याद हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, लिवर बना रहा है और कई ऑर्गन पे अपना ये असर दिखा रहे हैं, हार्ट पे भी असर दिखाते हैं, मसल्स एंड बोन्स पर, किडनीज पर, रिप्रोडक्टिव सेल्स पर, ब्रेन सेल्स पर, इम्यून सेल्स पर, शरीर के अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स पे आईजीएफ का इफेक्ट होता है। Let's read about IGF-1. क्या लिखा है जी? A protein hormone that helps in the growth and development of various cells and tissues in the body. तो एज अ साइंटिस्ट अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जो आईजीएफ है ये असर दिखा रहे हैं अलग अलग बॉडी सिस्टम्स पर, या अगर आईजीएफ वाले जीन को किसी तरह से प्रभावित कर देंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, राइट, किडनी डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इंटेस्टाइन पे क्या असर पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने क्या करा, द जीन रेगुलेटिंग आईजीएफ इन ह्यूमंस, हमने वो जीन लिया, दैट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, माइस में डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, वो सब प्रोसीजर प्रोसेसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे हम ऐसा बना लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ये राजी हमारा ट्रांसजेनिक माउस जिसमें वो जीन हमने डाल दिया व्हिच इज रिलेटेड टू आईजीएफ, राइट। देन व्हाट विल डू, वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ दैट जीन ऑन आईजीएफ एंड रिजल्टिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है जी। सो हम चाहते थे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है शरीर के अलग अलग अंगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, और आईजीएफ के प्रोडक्शन को बढ़ाना घटाना इसके लिए कौन से जीन रिस्पांसिबल, इन सब चीजों को हम जान सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जरिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, है ना। चलो एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? ऑल द बेस्ट बोल दूं सबको, ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल द बेस्ट एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। आराम से, इत्मीनान से, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है, हड़बड़ाहट में कई बार गलतियां हो जाती हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोस व्हिच हैव, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास, ऑप्शन नंबर 1, फॉरेन आरएनए इन ऑल द सेल्स, उनके शरीर के सभी सेल्स में फॉरेन आरएनए है। सेकंड ऑप्शन, फॉरेन डीएनए इन ऑल द सेल्स। नंबर 3, फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ द सेल्स। एंड डी, बोथ ए एंड बी, आरएनए भी और डीएनए। आई नो आपने करेक्ट जवाब दे दिया है जी, इट इज फॉरेन डीएनए। यूकैरियोट्स का जिक्र कर रहे हैं राजा बेटा, तो ऑफ कोर्स यहां जिक्र होगा डीएनए का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, चल हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, इनका फायदा क्या है। तो पहला फायदा तो बता दिया भैया मैंने, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की आवश्यकता है। सेकंड आ गया स्टडी ऑफ डिजीजेस, तो आप हेडिंग दे दीजिए स्टडी ऑफ डिजीजेस। डिजीज,
एनी काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी। डिजीज होता है एनी काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी विच कॉजेज डिस्कंफर्ट और डिसेबिलिटी। ठीक है, ओके। कैंसर, कर्क रोग भी जिसे कहते हैं कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, एक बड़ी भयानक और खौफनाक बीमारी जिसका हम पूरी तरह से इलाज अभी तक भी नहीं कर पाए। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोजीन्स, पता है कैंसर कॉजिंग जीन्स, जेनेटिक रीजंस भी हैं कैंसर की और इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। पिछले कई सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक कैंसर की इस बीमारी को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी एंटी कैंसर ड्रग्स भी हमने बनाई, बहुत कोशिशें करी। आपने सुना होगा कि भाई कैंसर का इलाज कैसे करते हैं, कई बार हमें उस ऑर्गन को, टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, तो सर्जरी है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि रेडिएशन थेरेपी भी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, बहुत सारे तरह के इलाज हमें करने पड़ते हैं। कैंसर को और गहराई में समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद करी है। कैसे करी? कैंसर कॉजिंग जीन्स जो है ऑन्कोजीन्स, उनके बारे में हम जानते हैं। अगर मैं एक हेल्दी माइस में कैंसर करने वाला जीन डाल दूं और फिर मैं देखूं कि किस प्रकार से कैंसर कॉजिंग जीन अल्टीमेटली कैंसर करवा रहा है, कौन सा प्रोटीन से बना रहा है, कैसे वो प्रोटीन सेल्स को अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कैंसर होता है ना अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, लंप ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे हम ट्यूमर्स कह देते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, हम पढ़ेंगे आगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जिसके सेल्स टूट टूट के पूरे शरीर में फैलते रहते हैं, दैट इज मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, वो आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिलहाल मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने दिमाग लगाया इस बात में कि कैंसर कॉजिंग जीन्स अगर हम डालते हैं एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल में, एनिमल में, जैसे यहाँ पे हम माइस दिखा रहे हैं, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो कौन सा प्रोटीन बन जाता है शरीर में जो सेल्स को अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने के लिए मजबूर कर देता है। सो दैट मींस फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेस, इट इज नॉट ओनली कैंसर, और भी कई बीमारियों को पढ़ने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन सी दवाई देने से, कौन सी मेडिसिन से, कौन सी ड्रग पे कैंसरस सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब जो हम चाहते हैं कि टारगेट सेल्स किल हो जाए, कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो ये सब हम ह्यूमंस पे तो इतनी आसानी से एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते ना, ये सब चीजें पहले एनिमल्स में करनी होंगी, और अगर आप रैंडमली किसी भी एनिमल में करने लग जाएंगे तो हो सकता है हमें वो सेम रिस्पांस ह्यूमंस में ना मिले। तो एनिमल के शरीर की बनावट को, शरीर को इसी तरह से परिवर्तित करो ना, उसकी फिजियोलॉजी को, कि वो मिमिक करे बिल्कुल सेम टू सेम ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसा हो जाए, तभी तो हम सटीक तरीके से कह पाएंगे कि हाँ इसके शरीर में भी बिल्कुल इस ट्रांसजेनिक एनिमल में वैसी ही प्रोसेस हो रही है, क्योंकि हमने ह्यूमन जीन डाला है, तो इसलिए जो दवाई हम दे रहे हैं कैंसर को लेकर वो ह्यूमंस पर भी काम करेगी। सो डिजीजेस में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जरिए हमने कैंसर को और बेहतर तरीके से समझा है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जानते हैं ना, गठिया जैसे हम कह देते हैं, जोड़ों की बीमारी है, जोड़ों का दर्द। आर्थराइटिस कई तरह का होता है। देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देयर इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, है ना। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है जो साइनोवियल जॉइंट्स को जाके प्रभावित करते हैं, राइट। जॉइंट्स स्टिफ होने लग जाते हैं, पर्टिकुलरली छोटे जॉइंट्स जो है वो स्टिफ होने लग जाते हैं। अल्जीमर्स डिजीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, डिमेंशिया हो जाता है, इंसान भूलने लगता है, धीरे धीरे न्यूरॉन्स डीजेनरेट होने लगते हैं, कुछ बहुत ही खास किस्म के प्रोटीन्स और कई केमिकल सब्सटेंसेस न्यूरॉन्स के चारों तरफ डिपॉजिट होने लग जाते हैं, न्यूरॉन्स का आपस में कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, इंसान की याददाश्त धीरे धीरे जाती रहती है। कोई परमानेंट इलाज नहीं है अल्जीमर्स के लिए, हाँ ऐसी दवाइयां जरूर उपलब्ध हैं जो पेशेंट के जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सकती हैं, लाइफ स्पैन को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। जनरली देखा गया है कि अल्जीमर्स होने के बाद 4 साल से 8 साल तक इंसान जिंदा रहता है। जब डायग्नोज हुआ, जब पता चला कि अल्जीमर्स है, उसके बाद 4 से लेकर 8 साल। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि बेहतरीन अगर दवाइयां दी जा रही हैं, बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है, केयर की जा रही है पेशेंट की, तो 20-20 साल तक भी अल्जीमर्स डायग्नोज होने के बाद लोग जिंदा रहते हैं। ओके, सो अल्जीमर्स को और बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी मदद करी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें बड़ा थिक म्यूकस बनने लगता है, और वो बहुत थिक म्यूकस जो होता है वो ब्लॉक कर देता है शरीर की अलग अलग डक्ट्स को। इट ब्लॉक्स वेरियस डक्ट्स, ठीक है। पैनक्रियाज की डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी, राइट। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस को समझने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या था? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। सेकंड क्या देखा? बीमारियों को पढ़ने के लिए। तीसरा केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। भाई कई तरह की क्रीम्स एंड लोशंस, फेस मास्क, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारी चीजें, कॉस्मेटिक्स जो है बाजार में उपलब्ध है। आए दिन आप अलग अलग मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि भाई ये क्रीम लगाइए तो आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, दाग धब्बे मिट जाएंगे, ऑल दैट। चलिए, जिन लेबोरेटरीज में ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस बनाए जा रहे हैं, डायरेक्टली तो ह्यूमंस पे आप अप्लाई नहीं करेंगे। भाई हो सकता है इतने एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो जाएं, ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं, बहुत ही भयंकर नतीजे हो जाएं, तो पहले हमें एनिमल्स पे टेस्ट करना है। अब आप कहेंगे कि एनिमल में कोई भी रैंडम एनिमल चुन लो, डॉग पे लगा दो, पिग पे लगा दो, रैट पे लगा दो, नहीं। हम कहेंगे उनमें तो ह्यूमंस जैसे जीन्स हैं ही नहीं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि सेम रिस्पांस ये दवाई ह्यूमंस में भी दिखाएगी? तो इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है स्किन ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया गया, और पता चला कि भाई बहुत सारे दाने हो गए चेहरे पे, एक्ने हो गए, या कह दीजिए एलर्जिक रिएक्शन हो गया है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो, राइट, टॉक्सिक साबित नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी जो क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं, उसके ऊपर अलग से वार्निंग भी लिखी होती है। वार्निंग, प्रोडक्ट कॉजेज स्टिंगिंग इफेक्ट, डू नॉट यूज इफ यू हैव बी एलर्जी, अगर मधुमक्खी के डंक से आपको एलर्जी है तो इसे इस्तेमाल मत कीजिए। इट इज नॉट सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन, पैच टेस्टिंग प्रायर टू यूज इज रिकमेंडेड। कई जगहों पे आप देखेंगे लिखा होता है क्रीम्स पे, लोशंस पे, कि पहले आप इसे थोड़ा सा या तो अपने हाथ पे, यहाँ पे या कान के पास थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए। इवन जब हेयर कलर भी लगाते हैं ना भाई, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो ग्रे हेयर आने लगते हैं, जैसे हम कहते हैं
भी बाल सफेद होने लगते हैं तो अलग अलग तरह की डाइज हम लगाते हैं बालों में, है ना, बालों को कलर करने के लिए। सो वो भी भयंकर एलर्जी कर सकती है कुछ लोगों में। तो इसलिए कहा होता है कि पहले हल्का सा पैच टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा थोड़ी जगह पे लगा के, ताकि आपको कोई भयानक एलर्जी तो नहीं है। मतलब कितनी आप सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो भी कर लो, लेकिन तब भी हो सकता है कि 100 में से कोई एक इंसान ऐसा हो जिसको तब भी एलर्जी हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, समझाइए बात ना। सो केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे मददगार साबित हुआ? हमने क्या करा, स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट फ्रॉम द ह्यूमंस, हमने ट्रांसजेनिक माउस बना दिया, और मान लो ये एक नॉन ट्रांसजेनिक माउस है, हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ट्रांसजेनिक माउस पे जब हमने ये केमिकल सब्सटेंस अप्लाई करा तो इसमें मोर सेंसिटिव है ये एडवर्स इफेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमंस वाले जीन्स आ गए, है ना। लेकिन जो नॉन ट्रांसजेनिक है आपने देखा उसमें तो सेंसिटिविटी बड़ी कम है। और अगर ऐसा होता कि आप जो केमिकल की टेस्टिंग कर रहे हैं वो नॉन ट्रांसजेनिक माउस पे कर रहे हैं, उसमें तो कोई खास बुरे प्रभाव नजर ही नहीं आए, तो आपने कहा भाई ठीक है ह्यूमंस के लिए भी ठीक है, लगा दीजिए इसे, ह्यूमन पॉपुलेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, गलत हो जाता ना, राइट। इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करा बिकॉज उसमें ह्यूमंस वाले जीन्स हैं, सो इट इज मोर सेंसिटिव टू द एडवर्स साइड इफेक्ट्स। क्लियर है जी, राइट। ऐसे ही हम किसी भी इंजेक्शन की कोई हमने नई मेडिसिन बनाई है, उसकी टॉक्सिसिटी चेक करनी है। सो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स allow us to obtain results in lesser time। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कम समय में ही हमें उस चीज के नतीजे या उस चीज के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखा कितना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चूहा नजर आ रहा है, उसे टीका लगाया जा रहा है। नेक्स्ट इज वैक्सीन सेफ्टी। कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है, वैक्सीन का इतिहास आपको पता है, जब भी वैक्सीन का जिक्र होता है तो एडवर्ड जेनर का जिक्र जरूर आता है। एडवर्ड जेनर ने किसके लिए वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। उस जमाने में स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज हुआ करती थी, जिस भी इंसान को स्मॉल पॉक्स हो जाता था या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, और अगर वो जिंदा भी बच जाता था तो उसके पूरे चेहरे पे, शरीर पे बड़े ही भयानक निशान पड़ जाते थे, जिन्हें हम पॉक मार्क्स कहते हैं, राइट। बहुत ही डिसफिगरिंग डिजीज ये हुआ करती थी। अब तो पूरी दुनिया से थ्रू वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। चिकन पॉक्स होता है अभी भी बच्चों को, चिकन पॉक्स के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वो कोई 100% गारंटी नहीं देती है। इनफैक्ट कोई भी वैक्सीन 100% गारंटी कभी नहीं दे सकती, है ना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड एवरी बॉडी सिस्टम मे बिहेव इन अ डिफरेंट वे टू अ पर्टिकुलर वैक्सीन। सो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई, एंड उसके बाद लुइस पास्चर ने बहुत बेहतरीन काम करा वैक्सीन को लेके। चिकन पॉक्स, राइट, देन इसके चिकन कॉलेरा, रेबीज, एंथ्रेक्स, इन चीजों की वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाई। किस चीज की? चिकन कॉलेरा, रेबीज एंड एंथ्रेक्स। बाद में तो आप जानते हैं साल-कैन-7 वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, बैसिलस कालमेट यूरिन वैक्सीन, राइट। देन आप जानते हैं और भी कई तरह की वैक्सीन हैं जिनका जिक्र हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। सो वैक्सीन जब बनाई जाती हैं, पहले तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस अगर हम देखें, एक बेसिक रिसर्च होती है कि आप वैक्सीन किसी वायरस के खिलाफ बना रहे हैं, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ है वो वैक्सीन, तो पहले पूरी पैथोजेनिसिटी स्टडी की जाती है, पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे वो वायरस शरीर में एंटर करके किस प्रकार से एडवर्स इफेक्ट्स कर रहा है, उस वायरस के हिस्से का कौन सा, उसके पूरे शरीर का कौन सा हिस्सा एंटीजेनिक है। लॉट मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग अ वैक्सीन। तो उसके हिसाब से फिर हम एक बेसिक वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। अब वो वैक्सीन डायरेक्टली तो ह्यूमंस को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितने भयंकर साइड इफेक्ट्स आ जाए। सो वैक्सीन इज टेस्टेड फॉर इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑन डिफरेंट एनिमल्स बिफोर यूजिंग इट ऑन ह्यूमंस, राइट। माइस पे, मंकीज पर भी चेक किया जाता है। उसके बाद जो है फिर आती है इंसानों की बारी, जब हमने वहां पे देखा कि भाई हाँ सेफ है, हमें कोई ऐसे भयंकर साइड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे या बहुत कम परसेंटेज में मिल रहे हैं, एंड इट इज सेफ, या ह्यूमंस पे ट्राई किया जा सकता है। सो देन द वैक्सीन इज टेस्टेड ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स, फर्स्ट ऑन स्मॉल ग्रुप्स, एंड देन अगर उन पे इफेक्टिव रहे तो लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन, फिर हम उस वैक्सीन को टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, जिसमें ट्रांसजेनिक माइस जो है, दे आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस पे अगर हम करें तो नेचुरली वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि नॉन ट्रांसजेनिक पे करके फिर ह्यूमंस पे करें। सो ट्रांसजेनिक एनिमल पे करना ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप जानते हैं ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, राइट। पोलियो का वायरस और दी डेडली वायरस है, ये जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है, अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है, एंड जो मोटर कमांड्स है मसल तक जानी रुक जाती हैं, एंड मसल्स का क्रिपलिंग हो जाएगा, पेशेंट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और पोलियो हो जाने पे फिर उसका इलाज नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को, ओपीवी होता है ना, ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। भारत सरकार ने अभियान चला रखा है कि पोलियो की खुराक सभी बच्चों को देनी है, छोटे बच्चों को, ताकि पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। कोई एक शख्स भी ऐसा ना बच जाए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे पोलियो का वैक्सीन ना मिला हो। सो पोलियो वैक्सीन जो है ट्रांसजेनिक माइस हमने ऐसे बनाए हैं जिन पे हम पोलियो वैक्सीन चेक कर पाए, राइट। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट जिक्र करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने। चलो ये इंटरेस्टिंग है, सुनो। यू रिमेंबर लैक्टेशन, बच्चे के जन्म के बाद जो है मदर का प्रोलैक्टिन लेवल शूट अप करता है, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण मिल्क का रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज मिल्क रिलीजिंग और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक जो मिल्क रिलीज हो रहा है, दैट थिक मिल्क इज कोलोस्ट्रम, राइट। दिस कोलोस्ट्रम हैज अ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। इसके अलावा इसमें सेक्रेटरी एंटीबॉडीज भी होती हैं। कौन सी होती है सेक्रेटरी एंटीबॉडीज? कैन यू टेल मी द सेक्रेटरी एंटीबॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? दैट इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। कई तरह की एंटीबॉडीज है, बताऊंगा आगे इम्यून सिस्टम में। IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, IgG प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है, ये भी बताया था आपको। सो IgA एंटीबॉडी जब बच्चे तक पहुंचती है ना, तो ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में गई, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एब्जॉर्प्शन का भी डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन में गई तो बच्चे को ये एक तरह से इम्यूनिटी दे रही है। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में जा रही है, तो पैसिव इम्यूनिटी हुई, नेचुरल तरीके से जा रही है। सो वी कॉल इट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती अगर इंसान खुद एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जब हम बाहर से भेज रहे हैं तो इट इज पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बनी बनाई चली गई, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, मां से बच्चे। ओके ठीक है ना। सो दैट मींस कोलोस्ट्रम बहुत ही जरूरी है बच्चे के लिए।
आपने अक्सर सुना होगा, अलग अलग मीडिया में इस चीज को लेकर एडवर्टीजमेंट भी करती है सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कि बच्चे के जन्म के बाद मां को अपना जो पहला पीला गाढ़ा दूध जो है कोलोस्ट्रम वो जरूर देना चाहिए। वो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा, किसी भी रोग से बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो बेहतर होगी। अभी जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ना इन्फेंट फॉर्मुलाज में भी ऐड किया जाता है। छोटे बच्चे का आपने देखे होंगे कई तरह के मिल्क फॉर्मुलाज आते हैं ना कि गर्म पानी का उबाला उसमें खोल के वो पाउडर मिला के बच्चे को पिलाया, इन्फेंट फॉर्मुलाज जिसे हम कहते हैं, उसमें ये प्रोटीन डाला जाता है। इट इंप्रूव्स चाइल्ड्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, बच्चे की एलिमेंट्री कैनाल हेल्दी रहेगी, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होगा, राइट, एंड इट आल्सो सपोर्ट्स हेल्दी गट माइक्रोबायोटा। हम लार्ज इंटेस्टाइन में अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, राइट, उनको भी तो अंदर अच्छे से परखना चाहिए ना, फायदे वाले हमारे लिए। सो ट्रांसजेनिक काउ बनाई हमने ऐसा करा कि भाई ऐसा जीन जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए रिस्पांसिबल है, वो जीन आइसोलेट करो और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा दो किसी तरह से काउ में, ताकि काउ जब मिल्क बनाए तो उसके मिल्क में वो प्रोटीन आ जाए, तो लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा और भी अच्छी बात है ना। सो ट्रांसजेनिक काउ, और ये दिखाई हमने नॉन ट्रांसजेनिक काउ। मिल्क फ्रॉम ट्रांसजेनिक काउज वर मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क, राइट। क्या आप जानते हैं कि कौन सी पहली ट्रांसजेनिक काउ थी जो बनाई गई? यस, यू गॉट इट राइट, ये नाम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीड। क्या? द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, ठीक है जी। The first transgenic cow, Rosie, produced human protein-enriched milk containing human alpha-lactalbumin. This name is important. Transgenic cow, Rosie, उसके मिल्क में कौन सा प्रोटीन? Alpha-lactalbumin. See, in addition to this alpha-lactalbumin, other useful proteins are also produced to treat various diseases. जैसे एम्फीसीमा नाम की बीमारी को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन कह लीजिए, ये बनाया जाता है। ऐसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया के इलाज के लिए भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज के लिए भी। फिनाइल कीटोन्यूरिया याद है ना आपको, PKU, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम नहीं बनता, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता, फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिसके कारण कई तरह की मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं। एम्फीसीमा क्या है? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, सिगरेट स्मोकर्स में कॉमन है। द वॉल सेपरेटिंग द एल्वियोलाई ब्रेक्स, ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो इलास्टिन प्रोटीन को तोड़ने वाला इलास्टेस एंजाइम होता है, वो इलास्टिन को अगर तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तो एम्फीसीमा जैसे लक्षण आने लग जाएंगे। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज किया जाता है ताकि इलास्टिन प्रोटीन को बचाया जा सके टूटने से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। नाउ अभी तक हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम क्रॉप्स को जेनेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स को कर रहे हैं, यूकैरियोट्स को कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्या ये एथिकली सही है? इज इट करेक्ट टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर आवर बेनिफिट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लंबे समय के बाद कुछ ऐसे नुकसान हो जाए इस चीज के जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? विषय तो गंभीर है ना। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा सोचे कि भाई मैं ऐसे ह्यूमंस बना दूं जो हवा में उड़ने लगे, ऐसे ह्यूमंस बना दूं जो पानी के नीचे कितनी देर तक रह सके, यू गेटिंग माय पॉइंट, सुपर ह्यूमंस बनाने की कोशिश करे या कोई सुपर बग्स क्रिएट करने की कोशिश कर दे, तो कहीं तो लिमिट होना चाहिए ना इस चीज का। यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने सारे मॉरल, सोशल, एथिकल इश्यूज आ जाएंगे इस चीज में। जीन थेरेपी याद करके देख लीजिए, जर्म लाइन जीन थेरेपी मैंने आपको बताई थी ना। जर्म लाइन जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि शुरुआत की स्टेजेस में ही, एम्ब्रियो स्टेजेस में ही हम हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या जाइगोट की स्टेजेस में एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी वाली बात आपको याद होगी, है ना। सो ये टेक्निक सुनने में तो हमें बहुत अच्छी लगी और समझने में भी बढ़िया लगी, लेकिन लेट मी टेल यू, आसान नहीं, इट इज वेरी 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 कॉस्टली, ठीक है। सो मच ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगेगा। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अफोर्ड इट, ठीक है। आपने सुना होगा मीडिया में ये न्यूज़ बहुत आ रही थी कि किसी एक बच्चे को इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके इलाज के लिए उसे ऐसा इंजेक्शन लगेगा जिसकी कीमत कितनी है? 16 करोड़ रुपया एक इंजेक्शन, 16 करोड़ वर्थ इंजेक्शन फॉर सिंगल डोज। मैंने भी ये खबर पढ़ी अखबार में एंड आई वाज शॉक्ड, इतना पैसा एक सिंगल डोज के लिए। बट शायद आपने भी पढ़ा होगा कि द पेरेंट्स वर एबल टू समहाउ मैनेज, अलग अलग संस्थाओं की मदद लेकर के, अलग लोगों की मदद से इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया और बच्चे को इंजेक्शन मिल गया था। लेकिन अब बात ये है कि भाई जहां इतना ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसी टेक्निक बनाने का क्या फायदा है जो केवल फ्रैक्शन ऑफ पीपल ही अफोर्ड कर पाए? ये सारी दुनिया के पास तो इतना पैसा नहीं है ना सबके पास, कहां से दे लेंगे वो पैसा इतना? तो फिर हम ऐसी टेक्निक बना रहे हैं जिसे बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, और जो नहीं कर पा रहे फिर उनके मन में कितने तरह के सवाल उठेंगे उनके भी मन में, है ना। इज इट ओके टू इंट्रोड्यूस अ थेरेपी दैट इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल? सोचने वाली बात है, क्या ये सही है? इज इट ओके? आप सोचिए, बताइए मुझे, टू इंट्रोड्यूस अ थेरेपी दैट इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल, और जिसे सरकार खुद भी मुहैया नहीं करा सकती सब। एक सवाल तो ये आ गया, दिमाग में रखिए इस चीज को। दूसरी बात दिमाग में रखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने कॉटन के बारे में जिक्र करा, हमने मस्टर्ड प्लांट और भी कई तरह के, सोयाबीन एंड टोमेटो एंड पोटैटो एंड लॉट मेनी थिंग्स। टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी, आपने जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक क्रॉप बना दी, मान लीजिए आपने मटर बना दिया, आपने सोयाबीन बना दिया, आपने राइस बना दिया। जब एक लार्ज सैंपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को कंज्यूम किया गया, बहुत से लोगों में हो सकता है एलर्जी हो जाए उसे लेकर के, शरीर पे कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आ जाएं एक लंबे समय के बाद, मानो इमीडिएटली नहीं आए, एक लंबे समय के बाद आ गए, है ना। तो बड़ी गलत बात होगी कि आपने ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे उस पर्टिकुलर प्लांट में, जिसे कंज्यूम करने के बाद वो लंबे समय के बाद हमने देखा कि ह्यूमंस में बहुत ही खतरनाक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सो इज इट ओके टू कंज्यूम सच प्रोडक्ट्स? बायोटेक्नोलॉजी ने बना तो दिए, बट इज इट ओके टू कंज्यूम सच प्रोडक्ट्स? सोचिए इस चीज को भी, फिर आगे देखते हैं। यहां पे सवाल उठता है बेटा, यहां पे सवाल उठता है किस चीज का? बायो एथिक्स का। सो लेट्स आंसर दीस क्वेश्चंस जो भी हमने जिक्र करे। लेट्स सी, बायो एथिक्स क्या है? अंडरलाइन कर लीजिए, एकदम आप समझने जा रहे हैं। बायो एथिक्स, द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्या ये सही होगा जो करोड़ों रुपए के इंजेक्शन है जो चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको बनाना हम परमिट कर दें? ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना रहे हैं जिसे खाने के बाद ह्यूमंस में कई एडवर्स साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए कि उसे खा लेने के बाद हमारे अंदर कोई जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाए, कहीं ह्यूमन प्रजाति ही खत्म ना हो जाए, राइट। सो द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज व्हाट इज बायो एथिक्स। अब भाई
कौन है गवर्निंग बॉडी जो इसके लिए जिम्मेदार है? Who will take care of these ethical concerns? एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जो इन सब एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, एंड दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। इंपॉर्टेंट, अभी फुल फॉर्म लिखिए, जीईएसी। जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग, ए फॉर अप्रेजल, पहले अप्रूवल कहते थे, हमने अप्रेजल कह दिया, अप्रेजल कमिटी, जीईएसी। जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी का काम क्या है? It regulates activities involving use of hazardous recombinants and microorganisms. ये कमेटी इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि कोई खतरनाक किस्म की ऑर्गेनिजम्स, hazardous microorganisms या recombinants का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो क्या क्या कंडीशंस फॉलो की जा रही है? नंबर 2, it regulates proposals about the release of genetically modified organisms and associated products. ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लिए गए हैं, ये उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हमने ऑब्टेन करे हैं, और क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही होंगे या नहीं, जो भी प्रपोजल्स इसके पास आएंगे, ये थॉरोली उसे स्टडी करेगी ये कमेटी और उसी के अनुसार आदेश दे। अब देखिए, भूख लगी होगी आपको, देखकर क्या नजर आ रहा है आपको जी? बिरयानी। मुंह में पानी आ रहा होगा। बिरयानी किससे बनती है जी? बेहतरीन किस्म के बासमती चावल होने चाहिए, खुशबूदार से चावल हो तो मजा आ जाए उसे खाने में। Now let me tell you to all the biryani lovers, basmati rice is known for its unique flavor and aroma. घर में बासमती चावल बन रहे हो और जैसे ही आप घर पहुंचे, वो जो खुशबू दूर से आ जाती है ना, मजा आ जाता है। दाना दाना खिला होता है जी बासमती का। क्या आप जानते हैं 27 वैराइटीज ऑफ बासमती राइस आर डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया। मेरा भारत महान, भारत देश में चावलों की बहुत सारी वैराइटीज नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी, हजारों में है, 2 लाख के करीब। अब तो समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत सी वैराइटीज किसानों ने वानी बंद कर दी तो कम हो गई हैं। उसमें से अगर केवल बासमती की बात करें तो 27 वैरायटी है, ठीक है जी। सो इंडिया हैज ऑलमोस्ट 2 लाख वैराइटीज ऑफ राइस। दैट्स ग्रेट। आपने हमने तो नहीं देखी कभी इतने, राइट? क्योंकि इनमें से धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं। किसान हर तरह की वैरायटी तो नहीं उगाएंगे भाई, जहां पे फायदा हो रहा है, कमर्शियली फायदा हो रहा है, वही वैरायटी उगाई जाएगी। ना सुनिए मेरी बात, बासमती को लेकर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये हमारी बायो रिसोर्सेज जो है, क्या दूसरी कंट्रीज चोरी कर सकती हैं इनको? चोरी करना, स्टील करना, क्या मतलब क्या है? देखो समझो, अमेरिका में ही इंडिया की एक बासमती वैरायटी और एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी को मिलाकर एक न्यू वैरायटी बनाई गई। अब भाई उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने बनाई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई आप जिस बासमती वैरायटी का जीनोम जेनेटिक मेकअप लेकर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसमें भारत का अधिकार है, राइट? समझा मेरी बात? क्योंकि वो इंडिया में ही होती। सो आप कैसे उसका जो है श्रेय ले सकते हैं, राइट जी? सो दैट न्यू वैरायटी अमेरिकन कंपनीज क्लेमिंग राइट्स फॉर दैट, और इसको हम कह देते हैं जी बायो पायरेसी। पायरेसी करना, स्टीलिंग कर लेना किसी चीज की। बायो पायरेसी यही है कि एक देश में या एक जगह में उगने वाली चीज, पैदा होने वाली चीज कह लीजिए, दूसरी कोई कंट्री, दूसरे देश के कोई लोग उसके ऊपर अपना अधिकार जताना चाहें, उसे लेकर के एक्सपेरिमेंट्स करें, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करें, दैट इज बायो पायरेसी। समझे आप? सो बायो पायरेसी क्या है? सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यूजेज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री और एन इंडिविजुअल, हो सकता है एक इंडिविजुअल का अधिकार हो उसमें, है ना, विदाउट द ऑथराइजेशन। हमने कोई लिखित रूप से अधिकार नहीं दिया था अमेरिका को ऐसा कुछ करने का। ये बायो पायरेसी हुई, इसको लेकर के कानून होने चाहिए, समझे? और कानून है भी। बायो पेटेंट कैसे करेंगे? नीम का पेड़ भी सबने देखा होगा, गांव देहात में, शहरों में हर जगह नीम पाई जाती है, और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीम की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज है ना, दातुन भी करते हैं नीम के लोग। सो नीम के जो लीव्स हैं, दे आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड द ट्विग्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ब्रश। गांव देहात में भी लोग नीम की दातुन करते हैं। सो अमेरिका की कंपनी ने क्या करा कि भाई नीम से कुछ जो नीम प्लांट है उसे पर्टिकुलर केमिकल कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करा और उसको मेडिसिन की फॉर्म में क्लेम करा कि भाई ये तो हमने कर लिया है ना, उसका श्रेय खुद लेना चाहा। दैट इज अगेन बायो पायरेसी। सो होता क्या है कि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशन के जो बायो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू इन्वेंट द प्रोडक्ट्स यूजिंग द बायो रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो सभी डेवलपिंग नेशंस को इसके लिए विजिलेंट रहना होगा, जागरूक रहना होगा कि जो हमारी अपनी धरोहर है उसे कोई दूसरा अपने अधिकार क्षेत्र में ना ले जाए। इसी को लेकर के ये कंसेप्ट हम समझते हैं, दैट इज बायो पेटेंट। पेटेंट करा लेना किसी चीज को, अपने नाम के ऊपर रजिस्टर करा लेना कि भाई ये मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। सो दैट मींस बायो पेटेंट है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑब्टेन्ड फॉर अ बायो रिसोर्स। पूरे अधिकार हमारे बायो रिसोर्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए डिराइव्ड फ्रॉम इट बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और अ कंट्री। अभी बायो पेटेंट कोई एक इंडिविजुअल भी करवा सकता है, अपना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई देश भी हो सकता है पूरा। कि इंडिया ने कहा हमारा बायो पेटेंट है बासमती राइस के लिए, कोई दूसरा देश हमारी लिखित अनुमति के बिना इससे रिलेटेड कोई नई वैरायटीज लॉन्च नहीं कर सकता, ठीक है जी? सो पेटेंटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? पेटेंटेबल जो है, जिनको लेकर के कि पेटेंट कराया जा सकता है, सुनिए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स हो सकती है। मैंने कहा मैंने ये टेक्निक जाकर आप तुम दूसरी कंट्री वाले लोग कैसे कर सकते हो, है ना? समझे बात मेरी लिखित अनुमति के बिना? जीन्स हो सकते हैं, ये जीन हमने ढूंढा था इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोनिंग वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब पेटेंटेबल इंग्रेडिएंट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिनके लिए कि पेटेंट करवाया जाता है। इंडियन पेटेंट्स बिल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट में हमारे अमेंडमेंट भी होता है कानून को लेकर के, पेटेंट्स को लेकर। सो जो सेकंड अमेंडमेंट हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है जी? पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब क्या है पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजन? मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के एक कंपनी ने इंडिया में सपोज भाई अपना पेटेंट करा लिया, ये वाली खास तरह की जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये हम ही बनाएंगे, हम किसी दूसरे को नहीं बनाएंगे। अब मान लो हमारे देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि उसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की हम एक लार्ज स्केल पे रिक्वायरमेंट है ना, तो अब भाई वो कंपनी को उतनी लार्ज स्केल पे प्रोवाइड नहीं करा पा रही और किसी दूसरे को बनाने नहीं देगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां पे कानून ने ये कहा कि भाई इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या जो भी चीज है वो ऑर्गेनिज्म या क्लोनिंग वेक्टर हमें चाहिए होगा लार्ज अमाउंट में, तो सरकार ये अधिकार रखती है अपने पास कि हम उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करवा लेंगे। ये अमेंडमेंट हुआ, ठीक है? एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, की रिसर्च को लेकर के हमने, सरकार ने आपको दे दिया पेटेंट उस चीज का, लेकिन हो सकता है कि मैंने साथ में क्लॉज लगा दिया, पार्लियामेंट ने, कानून ने क्लॉज लगा दिया कि आप कमर्शियल यूज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए करेंगे। समझे? तो ये उस इंडियन पेटेंट बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं दो, मैंने उनका जिक्र करा आपके साथ, ओके?
ये सीन आप देख पा रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चे फेमिलियर होंगे इससे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स पे अमेरिका में हमला किया गया, बहुत साल पहले की बात है। हजारों लोगों की जानें गई इसमें। आप जानते हैं इसके बारे में इतिहास में, तो पढ़िएगा, गूगल पे देखिएगा। जब ये घटना हुई इसके कुछ समय बाद ही लोगों के घरों में कुछ चिट्ठियां आने लगी, एनोनिमस मेल्स होते थे, और उस चिट्ठी के अंदर स्पोर्स होते थे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के। एक और नई टर्म समझ, बायोवॉर, बायोवेपन्स। बायोवॉर इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर स्प्रेडिंग टेरर। मान लीजिए आपके घर में चिट्ठी मिली और उसके अंदर एक व्हाइट सा पाउडर था, आपने से झाड़ा, इनहेल कर लिया, सुन लिया, आपको एंथ्रेक्स हुआ, मृत्यु हो गई, और एक से दूसरे में फैलता फैलता 10 20 100 50 हजार लोगों में एंथ्रेक्स फैल गई। तो इसका मतलब है हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करा, हार्मफुल पैथोजेंस का या उनके प्रोडक्ट्स का, फॉर अटैक और फॉर स्प्रेडिंग टेरर। सो बायोवॉर कहलाता है इंपॉर्टेंट, यूजिंग हार्मफुल पैथोजेंस एज वेपन्स टू अटैक ह्यूमंस, क्रॉप्स, एनिमल्स। इसमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रासिस के स्पोर्स, या बोट्युलिनम टॉक्सिन, बीटीएस, वेरी डेंजरस टॉक्सिन। टिन्ड फूड, मान लो एक कंट्री दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रही है और उसमें कोई टॉक्सिन मिला दिया हमने किसी बैक्टीरिया का, और जिस कंट्री में फूड जाएगा लोग खाएंगे तो वो मर जाएंगे, है ना। ये बायो वेपन्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड टू अटैक इन बायो वॉर। ठीक है जी। सो आपने बायो पेटेंट समझा, बायो पायरेसी के बारे में जाना, आपने बायो वेपन्स, बायो वॉर के बारे में जाना। बायोटेक्नोलॉजी का ये यूनिट समाप्त हुआ। 2 चैप्टर्स पढ़े हमने इसमें, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस अलग अलग क्षेत्रों में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर मैंने एक जिज्ञासा जगा दी होगी इस विषय को लेकर के, और